हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी टेट सक्सेस गाइड में आपका बेहद स्वागत है। मैं वंदना मुद्गल। तो जैसा कि अभी आपको हिंदी वर्णमाला से वीडियो मिल रही है, हमने इसमें स्वर और व्यंजनों को पढ़ लिया है। व्यंजनों में आपके जैसे कि स्पर्श व्यंजन है, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, ये सब हमने सीख लिए हैं। साथ ही साथ स्वरों को भी हमने सीख लिया है। और स्वरों को सीखने के साथ साथ हमने जो आपके अल्प प्राण व्यंजन है और साथ ही साथ आपके महाप्राण, सघोष और अघोष, यानी इतनी सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं। और आज की वीडियो में हम, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि हम पढ़ेंगे स्वरों के भेद, ठीक है। तो यानी स्वर कितने हैं और कौन कौन से हैं, ये सब हमने सीख लिया है। पहली वीडियो आपने अवश्य देख ली होंगी, नहीं देखी हैं तो उन्हें भी अवश्य देखें। तो आज यानी हम स्वरों के भेदों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यानी हमारे जो वर्ड हैं, और ये वर्ड कितने हैं आपके, ये आपके 52 वर्ड हैं, ठीक है। वर्णमाला में यानी हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ड हैं, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण यानी हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा जाता है। तो बात आज हमारी स्वर वर्ण की हो रही है। वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना अवरोध के हो स्वर कहलाते हैं। इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है। यानी हमारे जो हिंदी के में स्वर हैं वो कितने हैं, वो 11 हैं। और इनमें ये भी हम पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से हैं। यानी इसमें आपके जो अंग और बड़ी अंग यानी अंग से अंगूर और अंग खाली, ये दोनों आपके स्वरों में नहीं आते, ये आपके अयोगवा और अनुस्वार होते हैं, ठीक है। अब स्वरों का भेद पढ़ रहे हैं तो स्वरों के भेद में स्वर आपके यानी इनको भी हम 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। ये आपके ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त। यानी देखो, हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा जाता है आपका, जैसे कि स्वर और व्यंजन, ठीक है। और स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, प्रश्न आपको इस तरीके से सीखने हैं। स्वरों को कितने भागों में बांटा है, स्वरों को ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त। ह्रस्व में आपके आते हैं अ, ई, उ और रे। दीर्घ में आपका आ, ई, उ, ठीक है, ये सिर्फ 3 ही आते हैं। संयुक्त में ए, ओ, ठीक है। यानी आपका ये, ठीक है, इनका डिवाइड है। तो आपको ये हमेशा याद रखना है। ह्रस्व में आपके ये तीनों छोटे बात ले आते हैं। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा, और दीर्घ का यानी दीर्घ बड़ा। इस तरीके से आप ट्रिक से याद कर सकते हो। संयुक्त यानी मिला करके जो हमारे स्वर बनते हैं, 2 शब्दों को, 2 वर्णों को, ठीक है। तो इस तरीके से अब स्वर वर्णों के वर्गीकरण का आधार, आधार क्या है, तो मात्रा उच्चारण के आधार पर, ठीक है, पहला प्रयोग। और दूसरा मुख द्वार के खुलने के आधार पर, नाक व मुंह से वायु के निकलने के आधार पर, घोषत्व के आधार पर, ओठों की स्थिति के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर। यानी किन व्यंजनों का यानी स्वरों को बोलने में हम मात्रा और उच्चारण के आधार पर करते हैं, तो इनका वर्गीकरण है। और ये वर्गीकरण हम आज अच्छे से सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अब बात कर लेते हैं मात्रा, ठीक है। मात्रा या उच्चारण के आधार पर है। तो मात्रा व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के, जब उनके साथ स्वर का योग होता है तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा की संख्या 10 है। जैसे आ, यानी हमारा जो छोटा आ से अनार होता है, ठीक है। आ से अनार की हमारी कोई भी मात्रा नहीं होती है। स्वर हमारे 11 लेकिन मात्रा हमारी 10, ठीक है। ये हमारी ये 10 मात्राएं हैं। मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वर को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अब ये 3 कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला आपका है ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। देखो, इनको ह्रस्व स्वर भी कहते हैं और मूल स्वर भी कहते हैं, और इन्हें जड़ स्वर भी कहते हैं। जड़ यानी इनका जो रूप है वो बदला नहीं जाता, ठीक है। इसलिए इनको मूल भी कहते हैं और मूल के साथ साथ इनको जड़ भी कहते हैं। आपको तीनों में से कोई सा भी मिल जाता है, ठीक है। तब आपको देखना है।
तो ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती वे स्वर मूल या ह्रस्व या एकमात्रिक कहलाते हैं। इनके उच्चारण में कम समय लगता है। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़े थे अ ई उ और रे। ठीक है, अ ई उ और रे। अब दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर यानी समान ह्रस्व या मूल स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बनते हैं। यानी जब दो समान स्वर मिल जाते हैं या फिर मान के चलिए आपके दो ह्रस्व स्वर जब मिलते हैं तब हम दीर्घ स्वर बनता है। जैसे कि अ प्लस अ आ, ठीक है, ई प्लस ई, उ प्लस उ, ठीक है। इस तरीके से अ प्लस ई ए, ये आपका संयुक्त में भी आता है। अ प्लस उ ओ, अ प्लस ओ, इनके उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है। इनके जो उच्चारण है उसमें क्या लगता है, दो मात्राओं का लगता है समय। प्लुत, जिस स्वर के उच्चारण में दुगुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसके लिए 3 का अंक लगाया जाता है। जैसे कि ओम, ठीक है, आप ये देख पा रहे हैं ओम, तो इसमें ये जो लगा है, ठीक है, तो ये हमारा किस में आता है, ये हमारा प्लुत में आता है। आगे बढ़ेंगे हम। जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर वर्णों को 3 वर्णों में विभाजित किया गया है। जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जीव के आधार पर आपका अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, अग्र यानी जीव का जो आगे का भाग होता है ई ए ऐ, और मध्य स्वर यानी आ, और पश्च स्वर यानी पीछे का, इससे आ उ ओ और ओ। अग्रस्वर यानी जिन स्वरों के उच्चारण जीव के अग्रभाग से होते हैं अग्रस्वर कहलाते हैं। अग्रस्वर में देखो यूपी टेट और सुपर टेट में प्रश्न आपके यहाँ से ही बनते हैं कि निम्नलिखित में से एक आपका अग्रस्वर है या एक अग्रस्वर नहीं है, या कौन कौन से अग्रस्वर हैं। मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण जीव के मध्य भाग से होते हैं मध्य स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, देखो व्यंजनों को सीखना बहुत सरल है लेकिन स्वरों को सीखना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप 1-2 बार वीडियो देखिएगा और नोट्स बना लीजिएगा और इनको डेली पढ़ेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिस करोगे जब आप इन चीज़ों की, तो आप इनको अच्छे से पकड़ बना पाओगे। अब बात पश्च स्वर की करें तो जिन स्वरों के उच्चारण जीव के पश्च भाग से होता है पश्च स्वर कहलाते हैं। जैसे आ उ ओ और अ, यानी आपको इस तरीके से याद रखने हैं। ठीक है, इनको आपको याद रखना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आप यूपी टेट के साथ साथ सुपर टेट में भी एक अच्छा स्कोर कर सको और टीचर बनो। मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर वर्ण को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अभी हमने ऊपर ये आपके अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ये तीनों आपके किससे हैं, ये जीव के आधार पर हैं, जीवा के आधार पर। ठीक है, अब ये मुख द्वार के खुलने के आधार पर, ठीक है, यानी मुख द्वार के खुलने के आधार पर भी है। तो विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर और संवृत स्वर और अर्ध संवृत स्वर। ठीक है, तो विवृत स्वर यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है विवृत स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, देखो इसको अगर बोलेंगे हम आ तो पूरा मुंह खुलता है। अर्ध विवृत स्वर, तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, ए, ओ और संवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है संवृत स्वर कहलाते हैं। जैसे ई उ और अर्ध संवृत, तो अर्ध संवृत स्वर यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है अर्ध संवृत स्वर कहलाते हैं। जैसे ए और ओ। ओठ की स्थिति के आधार पर स्वर वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। देखो सबसे पहला जीवा के आधार पर, फिर मुख के आधार पर, यानी मुंह से बोलने पर कितना हमारा मुख खुलता है और कितना नहीं। अब ओठ के आधार पर, यानी कुछ ओठ जो हमारे होते हैं उसके आधार पर, तो ओठ के आधार पर स्वर के भेद। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है
कि स्वर के भेद कहाँ कहाँ और कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका जीभ के आधार पर और आपका मुख के आधार पर और इसके बाद है आपका ओठ के आधार पर। तो ओठ के आधार पर है आपका वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार यानी जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ वृत्ताकार में हो जाते हैं वे स्वर वृत्ताकार कहलाते हैं। उ, ओ, और आ। अवृत्ताकार जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्ताकार न होकर फैले से रहते हैं वे स्वर अवृत्ताकार कहलाते हैं। अ, आ, ई, ए, ऐ। नाक व मुंह से वायु के निकलने के आधार पर स्वर वर्ण को दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, ये आपका कौन सा है, ये आपका चौथा है। ठीक है, यानी सबसे पहला जीभ, फिर मुख, ठीक है, और मुख के बाद आपका ओठ, ओठ के बाद आपका नाक और मुंह से वायु यानी कितनी हवा निकलती है, कितनी प्राणवायु ठीक है निकलती है। तो इसके आधार पर मौखिक स्वर और अनुनासिक स्वर। और इसके बाद हम वीडियो को यहीं स्टॉप करेंगे। ठीक है, और अगली वीडियो में हम इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। मौखिक स्वर या फिर इसको निर्नुनासिक स्वर भी कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में वायु केवल मुंह से निकलती है वे स्वर मौखिक स्वर या निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, आ, ई। अनुनासिक स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में वायु मुख यानी मुख के साथ साथ मुंह के साथ साथ नाक से भी बाहर आती है वे स्वर अनुनासिक कहलाते हैं, जैसे आ, आदि। इनको यानी ये नासिका से बोले जाते हैं। ठीक है, ज्यादातर इनको नासिक स्वर कहते हैं। ठीक है, ये निर्नासिक और ये नासिक। नासिक यानी नाक से बोले जाने वाले और ये निर्नासिक यानी जिनमें नाक से बोलने की कोई भी जरूरत नहीं होती है, सहायता नहीं ली जाती है। अनुनासिक स्वर निर्नासिक स्वरों के स्थान पर आकर शब्दों का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, जैसे सांस। ठीक है, तो इसमें श्वास, तो यहाँ क्या है, इसमें हम नाक का कोई मतलब हमारी जो हवा है, जो वायु है, ठीक है, जो प्राणवायु है उसका नाक से कोई संबंध नहीं है। श्वास आ, और यहाँ सांस, ये आपका आ गया। ठीक है, तो ये नासिका से है, यानी शब्दों के वेल बोलने में, ठीक है, ये अनुनासिक और निर्नासिक का बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो आज हमने ये स्वरों के भेद पढ़े हैं। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, तो उस टॉपिक पर भी आपको वीडियो जल्दी ही मिल जाएगी। और स्वरों के भेद आप अवश्य बताएं हमें। तो आपने आज स्वरों के भेदों को कितनी पढ़ा है, ठीक है, वो सभी आप हमें कमेंट में अवश्य लिख करके भेजें। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।